नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ग्रेनो की इस चुनावी यात्रा में आज अभी हम पहुंचे हैं दादरी विधानसभा में और दादरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दीपक भाटी चोटीवाला। आज दीपक जी के साथ हम जानेंगे उनके चुनावी सफ़र के बारे में, साथ ही दीपक जी से हम जानेंगे उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं दीपक जी और आखिर कैसे तैयार हैं दीपक जी, कितनी तैयार है कांग्रेस जो मौजूदा सिटिंग विधायक हैं भाजपा उन्हें पछाड़ने के लिए, ये भी हम जानेंगे दीपक जी के साथ। दीपक जी, ग्रैंड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, आप हमारे व्यूअर्स को आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताएं। देखिए, 2009 में मैंने एक पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर कांग्रेस पार्टी में राजनीति शुरू की थी। मैं सबसे पहले बिसरक ब्लॉक का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उसके बाद मैं दादरी विधानसभा यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष बना। उसके बाद 2014 में मैं युवा कांग्रेस का यहाँ जिला अध्यक्ष बना, लोकसभा अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर का। और 4 साल यहाँ जिला चलाने के बाद मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी राष्ट्रीय सचिव की। मैं 2018 में राष्ट्रीय सचिव बना। तो काफ़ी लंबा सफ़र हुआ हमारा ये संगठन का। सबसे छोटा जो पार्टी में पदाधिकारी होता है, सबसे छोटा जो नीचे वाला पद होता है, वहाँ से लेकर के सर्वोच्च जो पद है संगठन का, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पद बचता है जो हमारे ऑलरेडी श्रीनिवास बीवी जी हैं। मैं राष्ट्रीय सचिव अभी हूँ, तो सभी इस पदों पर मैंने काम किया है और अब चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी, चुनाव जीतने की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, तो मैं निभा रहा हूँ। और बिल्कुल आपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना जिक्र किया और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से उन्होंने सेवा किया है और दीपक भाटी भी इसी तरीके से निरंतर किसानों के लिए और युवाओं के हित में दादरी विधानसभा में कार्य करते रहते हैं। लेकिन जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो ये है कि भाजपा का कहना है कि पिछले 5 साल में गौतम बुद्ध नगर जिले में ऐतिहासिक काम हुआ है। इसे देखते हुए जो तीनों सिटिंग विधायक थे वापस पुणे से उन्हें टिकट दिया गया है, तो आप उनके इस दावे को कि ऐतिहासिक काम हुआ है उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये मैं इसको उसी रूप में देखता हूँ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि कोविड में पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान ने सबसे अच्छा मैनेजमेंट किया है, लेकिन देखा किस तरीके से माँ गंगा की गोद में शव बहाए गए थे। इलाहाबाद में हमने देखा, कानपुर में हमने देखा कि गंगा किनारे किस तरीके से रेत में शवों को दबाया गया था, खपाया गया था। तो ये उसी तरीके का दावा है, खोखला दावा है। यहाँ का जो क्षेत्र का नौजवान है वो बेरोजगारी के दंश के कारण त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। यहाँ जो स्थानीय उद्यमी हैं वो सरकार की लालफिताशाही के कारण, सरकार की अफसरशाही के कारण स्थानीय जो नौजवान हैं उनको रोज़गार नहीं दे रहे हैं। उनको धमका के बाहर भगा दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि सरकारी सरपरस्ती में सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने आप खड़े हैं। दादरी विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश किसानों की ज़मीनें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मायावती शासनकाल में कौड़ियों के दाम में ले ली थी और बदले में छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हमें दिए जाने थे, थोड़ा मुआवजा दिया जाना था। हमारे पुनर्वास के लिए जो आबादियां हमने घेरी थी उनको लीजबैक के माध्यम से दिया जाना था। ना मायावती ने दिया, ना अखिलेश यादव ने दिया, ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों भैया? इतने बुरे हाल में इस देश का इस विधानसभा का किसान है, इतने बुरे हाल में इस विधानसभा का नौजवान है, इतना फटे हाल इस विधानसभा का छोटा व्यापारी है। तो ये दावे सफ़ेद गुब्बारे में भरी हुई हवा के जैसे हैं, जिसकी हवा निकल गई है और जो थोड़ी बहुत बची है। अभी चुनाव आ जाएगा 10 फरवरी से जो शुरू हो रहा है, और 10 मार्च को जब नतीजा आएगा तो गुब्बारा भी गायब हो जाएगा, हवा भी गायब हो जाएगी, नतीजे में दिखेगी। दीपक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि मौजूदा समय में अगर देखें तो दादरी विधानसभा को ऐसा माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा शहरी आबादी भी यहाँ पर है जो भाजपा का पक्ष है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इन शहरी आबादी में बायर्स बिल्डर्स की समस्या है, अन्य मूलभूत समस्याएं भी हैं यहाँ पर। आप उनके लिए बायर्स जो हैं, जो अलग अलग राज्यों से आकर के ग्रेटर नोएडा में और इस दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा कर रहते हैं और उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पाती है, उनके साथ आप कैसे खड़े हो रहे? कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये सरकार बिल्डरों के साथ खड़ी है। इस सरकार के और इस प्राधिकरण के अधिकारी बिल्डरों के साथ खड़े हैं।
यदि बैंक से लोन करके बाहर से जो आदमी ने फ्लैट खरीदा रहने के लिए पैसा चुका दिया है, किस्तें दे रहा है, एडवांस भी दिया है, और आप उसको रजिस्ट्री नहीं करके दे सकते हैं, आप उसको उसका मालिकाना हक नहीं दे सकते हैं, आप वहाँ बिजली का मीटर नहीं लगाने देंगे उसको, तो विडंबना है कि सब कुछ उन्होंने कर दिया, लेकिन जब उनके बारे में उनकी बारी आई करने की सरकार की या अधिकारियों की, तो इन्होंने मुंह मोड़ लिया है। तो ये सरकार बिल्डरों के साथ खड़ी है, हम बिल्डरों के खिलाफ खड़े हैं। हम प्रत्येक उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हैं जो किसी भी व्यक्ति का, चाहे गरीब का, चाहे आम का, चाहे खास का शोषण करता है। तो प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हमारी प्रोग्रेसिव सोच है, हम लोग समाज के सभी तबकों की बेहतरी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। मेरी विधानसभा में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अप्रवासी लोग बहुत सारे यहाँ फ्लैट खरीद करके रह रहे हैं। हम बिल्डरों की गुंडागर्दी से उनको निजात दिलाएंगे, और जो समस्याएं हैं, बेसिक जो समस्याएं हैं, उनको 1 माह के अंदर, विद इन 1 मंथ सरकार के फॉर्मेशन के और दादरी विधानसभा का विधायक कांग्रेस का बनने के बाद। दीपक जी इसी में मैं एक और सवाल ऐड कर दूं कि आपने बताया बायर्स के साथ आप कैसे खड़े हैं और 1 महीने के अंदर क्या एक्शन लेंगे आप, इसके साथ ही आपके और क्या एजेंडे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में हैं? देखिए, मेरे तो 3 मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। पहला मुद्दा यहाँ के किसानों की जो समस्या है उसको लेकर के है कि किसान पिछले 12-14 साल से अपनी ज़मीनों को लुटाने पिटाने के बाद भी खूब पिटे हैं, गोलियों से भी किसान यहाँ मारे गए हैं, इसके बावजूद हमारे मुद्दे, हमारी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। तो यहाँ किसानों की समस्याओं को जड़ से समाप्त कराया जाएगा। लीज बैक की बात नहीं होगी, फ्री होल्ड ज़मीन वापस दिए जाने की बात होगी। यहाँ 10% प्लॉट विकसित करके इनको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, सभी किसानों को हम लोग दिलवाएंगे। स्थानीय उद्यमों में बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। जो यहाँ के स्कूल हैं वहाँ 50% का आरक्षण कम से कम यहाँ के लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के स्कूल भी उद्यमी हो गए हैं। गरीब आदमी, किसान आदमी, आम आदमी जो फ्लैट में एक आदमी रहता है अपना फ्लैट लेके 2 कमरे का, जिसकी तनख्वाह 25,000 है, वो 15,000 रुपये महीने की फ़ीस कहाँ से देगा भैया? तो ये सारी समस्याएं हैं, इनको हम एड्रेस करेंगे। और जो बिल्डर बायर वाला जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना कि भाई बिल्डर भी परेशान है और बायर भी परेशान है, तो बिल्डर तो मलाई खा रहे हैं, मलाई खा के चले गए, बायर परेशान है। बायर के साथ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ खड़ा हुआ है और हम इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। दीपक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि अभी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया अभी से कुछ देर पहले, उसमें आपने कहा कांग्रेस के कुछ एंटी एलिमेंट हैं जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो आप कितने मोर्चों पर लड़ रहे हैं? आपके सामने सपा है, बसपा है, आप है, भाजपा है, अब कांग्रेस के अंदर भी आप बता रहे हैं कि अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है, तो आखिर कितनों मोर्चों पर आप लड़ेंगे और कितना मोर्चा आपके सामने है लड़ने के लिए? नहीं, कांग्रेस एंटी एलिमेंट बोले तो कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी कोई बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से इतर काम नहीं कर रही है। तो कांग्रेस के खिलाफ जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। भाई, कांग्रेस के खिलाफ आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहते हो, है ना? और मैंने ये शब्द इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जो पार्टी में रह कर के पार्टी के खिलाफ काम करेगा वो कांग्रेसी नहीं हो सकता। कांग्रेसी विचारधारा सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की है, ना सकारात्मक लोगों की सोच है, ना सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को हम कांग्रेसी नहीं कह सकते। ऐसे लोग तो फिर भाजपाई हो जाएं, सपाई हो जाएं, बसपाई हो जाएं, कांग्रेस से ऐसे लोगों को क्या लेना देना? दीपक जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और भी है। हमने 2019 का लोकसभा चुनाव भी इसी जिले में देखा। उस समय कुछ जो दल हैं जिनके कार्यकर्ता हर बूथ पर दिख रहे थे, जिनके संगठन के लोग हर बूथ पर सक्रिय दिख रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग हर बूथ पर नहीं दिख रहे थे जिस तरीके से सक्रिय अन्य दल के लोग दिख रहे थे। इस बार विधानसभा में आप लोग की कैसी तैयारी है? देखिए, विधानसभा की तैयारी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। प्रियंका गांधी जी ने अब से 2 साल पहले कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कह दिया था कि ज़मीनी तैयारी आप करेंगे, लोगों के दुख दर्द में शामिल होंगे, लोगों की आप लड़ाई लड़ेंगे तो जनता आपके साथ आएगी। और पिछले दिनों हमने देखा, चाहे हाथरस की लड़ाई हो, चाहे मऊ की लड़ाई हो, चाहे उन्नाव की लड़ाई हो, चाहे लखीमपुर खीरी की लड़ाई हो, हर लड़ाई में प्रियंका गांधी जी ने बढ़ चढ़ करके तमाम विरोधों के बावजूद, सरकार की तमाम मक्कारी के बावजूद उनकी तानाशाही का डटकर न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि गरीब, मजलूम और जो शोषित लोग हैं उनके साथ वो खड़ी नजर आई, और उसका नतीजा आपके सामने है।
कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता एक विकल्प के रूप में अब स्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक विकल्प है और ये विकल्प 2022 में 10 मार्च को सरकार बनाने जा रहा है। तो हम लोग पूरी तरीके से बढ़े हुए मनोबल के साथ, कार्यकर्ता हमारा उत्साह से लबरेज है और हम लोग विधानसभा न सिर्फ जीतेंगे दादरी की, हम जिले की तीनों सीटों में जीत का परचम लहराएंगे क्योंकि हमारा कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। ये सोर्स है हमारा। कांग्रेस तैयार है। यस। दीपक जी, ग्रेट न्यूज से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रेनो की चुनावी यात्रा में और हम इस ग्रेनो की चुनावी यात्रा में अगली कड़ी में और बात करेंगे अन्य दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ, साथ ही आम लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है गौतम बुद्ध नगर का मिजाज। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमसे जुड़े इसके लिए धन्यवाद।